Guys, welcome back to another video of Indian Polity. I'm Lakshmikant and we are going to continue chapter 7, that is fundamental rights. Okay, so let's begin. Right to equality. Our next heading is right to equality. Equality before law and equal protection of laws. Article 14 says that the state shall not deny to any person equality before law और दी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. आर्टिकल 14 कहता है कि जो स्टेट है, इंडिया है, वो किसी भी पर्सन को इक्वलिटी वो डिनाई नहीं कर सकता, ना ही कानून के समक्ष इक्वलिटी और ना ही इंडिया विद इन इंडिया. ठीक है. कन्फर्स राइट्स ऑन ऑल पर्सन वेदर सिटीजन्स और फॉरनर्स. मतलब आर्टिकल जो 14 है ये दोनों को दिया गया हुआ है. इसके अंदर जो प्रोविजंस हैं दोनों को राइट्स प्रोवाइड करता है, सिटीजन्स को भी एज वेल एज फॉरनर्स को भी. In this chapter, in this table, fundamental rights available to both citizens and foreigners, that is equality before law and equal protection of laws. Article 14 is guaranteed to both citizens as well as foreigners. Moreover, the word person includes legal persons with statutory corporations, companies, registered societies or any other type of legal person. जो इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इनमें हम डिफरेंस देखते हैं. जो कॉन्सेप्ट है इक्वलिटी बिफोर लॉ ये लिया गया है ब्रिटिश ऑरिजिन से. ठीक है, ये रिलेटेड है ब्रिटिश ऑरिजिन से. ऑन द अदर हैंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन. फर्स्ट डिफरेंस लेट्स मेक क्लियर. इक्वलिटी बिफोर लॉ इज ऑफ ब्रिटिश ऑरिजिन एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन. द फर्स्ट कॉन्सेप्ट कॉनोट्स, पहला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ इक्वलिटी बिफोर लॉ, उसका मतलब क्या है? द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस इन फेवर ऑफ एनी पर्सन. किसी भी प्रकार का कोई स्पेशल प्रिविलेज प्रावधान नहीं दिया जाएगा. ठीक है, किसी भी पर्सन को. दूसरा है द इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड एडमिनिस्टर्ड बाय ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स. दूसरा क्या है, जो ऑर्डिनरी लॉ हैं जो हमारे भारत में बनाए जाते हैं वो सभी पर समान रूप से लागू होंगे. एंड नो पर्सन वेदर रिच और पुअर, हाई और लो ऑफिशियल एंड और नॉन ऑफिशियल इज़ अबव द लॉ. कोई भी पर्सन, अमीर हो गरीब हो, ऊंच हो नीच हो, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है. ठीक है, नो वन इज़ अबव द लॉ. All laws are applicable to every person, irrespective of his or her caste, religion, wealth, or anything. The second concept, that is equal protection of laws, on the other hand, connotes, इसका क्या मतलब है? The equality of treatment under equal circumstances, both in privileges conferred and liabilities imposed by the laws. ये इक्वलिटी ट्रीटमेंट की बात करता है. ठीक है, अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस बोथ इन द प्रिविलेजेस कन्फर्म्ड एंड लाइबिलिटीज इम्पोज बाय द लॉज. दूसरा बात करता है ये द सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द सेम लॉज टू ऑल पर्सन्स हु आर सिमिलरली सिचुएटेड एंड द लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. ये कहता है, दूसरा इसका मतलब है कि जो सिमिलर एप्लीकेशन है सेम लॉज का टू ऑल पर्सन्स हु आर सिमिलरली सिचुएटेड, उन लॉज का लॉज सिमिलर पर्सन्स पे एप्लीकेबल होंगे. ओके, एंड द लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. दस द फॉर्मर इज अ concept while the latter is a positive concept. However, both of them aim at establishing equality of legal status, opportunity and justice. The Supreme Court held that where equals and unequals are treated differently, Article 14 does not apply. Article 14 forbids class legislation. It permits reasonable classification of persons, objects and transactions by the law. Heading is rule of law. The concept of equality before law is an element of the concept of rule of law propounded by A.V. Dicey, the British jurist. His concept has the following three elements or aspects: absence of arbitrary power, that is no man can be punished except for a breach of law. देखो, रूल ऑफ लॉ क्या बात करता है? सबसे पहला कि कोई भी आर्बिट्री पावर नहीं है, मतलब मन मर्जी नहीं चलेगी. ठीक है, किसी की भी, कोई भी इंसान को, किसी भी मैन को, किसी भी पर्सन को ऐसे ही पनिश नहीं कर सकते, बस प्रोवाइडेड कि उसने कोई लॉ का वायलेशन न किया हो. दूसरा है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, दैट इज़ इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल सिटीजन्स, रिच और पुअर, हाई और lows, official or non-official, to the ordinary law of the land administered by the ordinary law courts. जो
लॉज हैं वो सभी पर एप्लीकेबल, इक्वली एप्लीकेबल होंगे, ठीक है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो। द प्रीमेसी ऑफ द राइट्स ऑफ individual, that is the constitution, is the result of the rights of the individual as defined and enforced by the courts of law rather than the constitution being the source of the individual rights। इसमें कहा गया है कि जो इंडिविजुअल हैं, that is the constitution, that is the constitution is the result of the rights of individual। वो राइट, जो पीपल उनके राइट्स का रिजल्ट है, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, ठीक है। लेकिन द फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट्स आर एप्लीकेबल टू द इंडियन सिस्टम एंड नॉट द थर्ड वन। भारत में जो ऊपर ये दोनों प्रोविजंस हैं ये एप्लीकेबल हैं, थर्ड वन नहीं। मतलब कि जो इंडियन सिस्टम है यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिविजुअल राइट्स के सोर्स, राइट्स का सोर्स है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सोर्स ऑफ द इंडिविजुअल राइट्स। ओके, let me explain once again। in the Indian system the constitution is the source of individual rights। मतलब जो इंडिविजुअल है भारत में वो कहाँ से अपने राइट्स को डिराइव करते हैं, वी डिराइव आवर राइट्स फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ना कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजल्ट है इंडिविजुअल राइट्स का। ओके, The Supreme Court held that the rule of law as embodied in Article 14 is a basic feature of the Constitution, hence it cannot be destroyed even by an amendment। Supreme Court ने कहा है कि जो Article 14 में जो फीचर्स हैं वो क्या हैं, बेसिक स्ट्रक्चर हैं, बेसिक फीचर है हमारे संविधान का, और इनको एक अमेंडमेंट करके भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। To equality, the rule of equality before law is not absolute and there are constitutional other exceptions to it। उसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ स्टेट्स एंजॉय द फॉलोइंग इम्यूनिटीज अंडर आर्टिकल 361। President or the governor is not answerable to any court for the exercise and performance of the powers and duties of his her office। जो प्रेसिडेंट हैं या गवर्नर हैं वो अपनी परफॉर्मेंस के लिए किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं है। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शेल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस और हिज और हर टर्म ऑफ ऑफिस। अगर जब भी प्रेसिडेंट या गवर्नर अपने टेन्योर को सर्व कर रहे होंगे उनके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को नहीं लाया जा सकता, ठीक है। नो प्रोसेस फॉर द अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और द गवर्नर शैल बी इश्यूड फ्रॉम एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। नो सिविल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर शैल बी इंस्टीट्यूटेड ड्यूरिंग हिज term of office in any court in respect of any act done by him in his personal capacity, whether before or after he entered upon his office, until the expiration of 2 months next after notice has been delivered to him। सिविल प्रोसीडिंग्स को नहीं लाया जा सकता जब प्रेसिडेंट या गवर्नर अपने ऑफिस में होंगे। कुछ भी काम उन्होंने जो कि अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कोई भी एक्ट किया हो बिफोर और आफ्टर एंटर्ड अपॉन हिज ऑफिस, जब तक कि 2 महीने नोटिस सर्व किए ना हो जाए उनको, ठीक है, मतलब 2 महीने का एडवांस नोटिस देना होगा। नो पर्सन शैल बी लायबल टू एनी क्रिमिनल और सिविल or criminal proceedings in any court in respect of the publication in a newspaper of a substantially to report of any proceedings of either House of Parliament or either House of State Legislature of a state, Article 361A। Member of Parliament shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything said or any vote given by him in Parliament or any committee thereof, Article 105। कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर जो भी उसने हाउस में कहा है या वोट दिया है उसके लिए लायबल नहीं है, ठीक है। No member of the legislature of a state shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything said or any vote given by him the legislature। मतलब ये पार्लियामेंट के मेंबर्स के लिए प्रोविज़न है आर्टिकल 105 एंड ये मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर आर्टिकल 194। Article 31C is an exception to Article 14. It provides that the laws made by the state for implementing the directive principles contained in Clause B or Clause C of Article 39 cannot be challenged on the ground that they are violative of Article 14। आर्टिकल जो 31C है ये एक्सेप्शन है, मतलब आर्टिकल 14 पे अगर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं पार्ट बी एंड सी में आर्टिकल 39 में अगर उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर आर्टिकल 14 का वॉलेशन होता है यू कैन नॉट challenge it। Okay, the Supreme Court held that where Article 31C comes in, Article 14 goes out। Okay, I hope I have made some sense। And sovereigns, ambassadors and diplomats enjoy immunity
From criminal and civil proceedings, the UNO and its agencies enjoy the diplomatic immunity. So this was our discussion for today. We'll continue with our next heading in our next video. Thank you. Like my video, subscribe my channel. Stay tuned. Thank you once again.